हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ़ 3,3, 6,y, x,7 एंड 5,6 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पहले तो आप स्केल से अच्छे तरीके से पैरेललोग्राम बना लेना। ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही जल्दी बना लेता हूँ। तो a 3,3, अब ABCD नाम नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने नाम अपनी तरफ से मान लिए। A मान लिया, दूसरे का क्या मान लिया 6,y, तीसरे का क्या मान लिया x,7 और D। अच्छा, टेकन इन ऑर्डर मतलब इसी तरीके एक ऑर्डर में है, यानी कि या तो ऐसे या तो मैंने आपको बता चुका हूँ, या तो क्लॉकवाइज लिखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखो। ठीक है, अब ये क्या लिख रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन इसी तरीके से लिखना है। ये ऐसे नहीं कि A B लिख लिया फिर B के बाद C यहाँ लिख लिया फिर D, नहीं। या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। ठीक है ना, अब D क्या है 5,6 और A पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं यही लेना है। यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी लेकिन ऑर्डर एक इन ऑर्डर मतलब एक ही ऑर्डर होना चाहिए। या तो इस तरीके से लिखना है या फिर इस तरीके से लिखना है। ऐसा अब A B फिर C D ऐसे नहीं। ठीक है ना, दो एक पॉइंट यहाँ ऐसे लिख लिया फिर ऐसे चलेगा फिर ऐसे लिखा फिर ऐसे चलेगा, ऐसे ना, ऐसे नहीं। ठीक है ना, सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यू बता रहे। तो ABCD पहले तो हमने माने हैं, तो हम लिख लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स बी A 3,3, B 6,y, C x,7 एंड D 5,6। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स मान लिए कि ये हमारे हैं। ठीक है, x और y की हमें वैल्यू पता लगानी है। तो फिर से इसमें हम वही यूज़ करेंगे कि जो वही वाली प्रॉपर्टी जो यूज़ करेंगे जो पिछली वीडियो की लास्ट जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें यूज़ की थी। क्या कि जो डायगोनल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। ठीक है, तो मैंने डायगोनल बना लिया और ये मान लिया कि ये मान लीजिए किसी P पॉइंट पे काट रहे हैं। ठीक है, P पॉइंट पे काट रहे हैं और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्योंकि x और y पहले से लिखे हुए हैं तो मैंने मान लिए h, k मान लिए। ठीक है, तो लिख देंगे लेट diagonals of the parallelogram bisect। मान लेते हैं कि डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट एट पॉइंट P H, K। मान लेते हैं कि वो पॉइंट P H, K पे उसके जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या पता लगाना है, y इनकी वैल्यू पता लगानी है 6,y y की और x की। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं ये डायगोनल जो AC है इसको बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। A 3,3, C x,7, P बीचों बीच में है H, K। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से क्या आसानी से पता लगा सकता हूँ, क्या मैं h पता लगा सकता हूँ। h कैसे पता लगाऊंगा, h क्या हो जाएगा मेरा 3 + x/2 हो जाएगा, 3 + x/2 हो जाएगा क्या h। तो मैं h तो पता नहीं लगा सकता और ना ही x पता लगा सकता हूँ क्योंकि h मुझे पता नहीं है। लेकिन इससे मैं क्या पता लगा सकता हूँ, आराम से k पता लगा सकता हूँ। ठीक है, तो लगा लेंगे बाई मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, क्या k क्या है हमारा 3 + 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ से तो k निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं बना लूँगा डायगोनल आपका BD डायगोनल बना लूँगा। कौन सा, BD या DB कुछ भी कह लो। ठीक है ना, तो चाहे DB बना लो लिख के, चाहे BD कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। B क्या है हमारा 6,y और D क्या है 5,6। अब इसी तरीके से आप यहाँ देखें H, K। ठीक है, समझ आ गई, इसको कुछ 1 मान लें और क्या। ठीक है, अब देखो P H, K है। ठीक है, ना मानने 1 तब भी कोई चेक करनी है। ठीक है, P H, K आ गया। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ से आसानी से मैं एच पता, के तो मेरे को पता लग ही गया है, अब एच पता लगाना है। एच यहाँ से आराम से पता लगा सकता हूँ। कैसे? एच क्या हो जाएगा 5 + 6 / 2। तो दोबारा से वही बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, एच मेरा क्या आ जाएगा 5 + 6 / 2, यानी कि 11 / 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एच के निकल के आ गया, एच निकल के आ गया। ठीक है, इसको 2 मान लो, मानना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं मानना चाहो 1 और 2 को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर पी क्या आ गया, पॉइंट पी मेरा क्या निकल के आ गया, पी एच कॉमा के, यानी कि 11/2, 5। ये तो हमारा पी पॉइंट निकल गया। कहाँ से निकला? अब आगे हमने 1 2 मान लिए थे तो हम आगे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। नहीं माने होते तो कोई बात नहीं थी, इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है इस वाले सवाल में। ठीक है, 1 and 2 मान लिए तो आगे लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो पॉइंट भी मेरा ये निकल के आ गया। ठीक है, अब दोबारा से ये फिगर बना लेते हैं ए सी, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको एच कॉमा के ना लिख के ये लिखूँगा 11/2, 5। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अब मैं मिड पॉइंट फार्मूला दोबारा लगा दूंगा, बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो डायरेक्ट 11/2 नहीं लिखेंगे इसमें। क्यों? देखो उसमें तो साफ साफ दिख रहा था क्या, जो पहले लिखा था हमने, कि सिर्फ एच के अलग अलग दिख रहे थे। ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्ट अगर यहाँ पे 11/2 डायरेक्ट लिख दूँ तो समझ में नहीं आएगा ना कि 11/2 आया कहाँ से, इसलिए ये लिखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट 11/2 लिख दूँ तो ये समझ नहीं आएगा कि 11/2 हमने कहाँ से उठा के रख लिया। ठीक है ना, एच और के तो साफ साफ दिख रहे थे कि एच वहाँ से उठा के रखा है, के वहाँ से उठा के रखा है। ठीक है ना, तो वहाँ लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं था, वहाँ लिखना चाहे वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था डायरेक्ट के की वैल्यू लिख ली थी, तो आप यहाँ पे भी इससे ऊपर एक लाइन लिखना चाहें कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू 3 + 7 / 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 10/2 = 5 कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, लिखना चाहे लिख सकते हैं वहाँ पे भी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ लिखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या 3 + x और /2। अब एक्स कोऑर्डिनेट है क्या जो हमने निकाल लिया है, 11/2 है। ये क्या है 3 + x/2, 2 से 2 गया तो हमारा x यहाँ से आ जाएगा, 3 को उधर चला जाएगा, 11 - 3 यानी कि 8 आ जाएगा, x हमारा 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से क्या, कौन सा फिगर बना लेंगे, ये वाला फिगर बना लेंगे db वाला, लेकिन h, k के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 11/2, 5 लिखेंगे। तो db क्या है हमारा, d है हमारा 5,6, b क्या है 6,y और पॉइंट p क्या है 11/2, 5। ठीक है, यही है ना, यही है 5, 6, 6/, हाँ ठीक है। अब यहाँ से फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा। अब इस बार क्या ले लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे वाई पता लगाना है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा 6 + y / 2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 6 + y / 2 के बराबर आ जाएगा। इधर से 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 उधर जाएगा तो y + 6 मेरा हो जाएगा 10, और यहाँ से y मेरा आ जाएगा, y मेरा यहाँ आ जाएगा 10 में से 6 के, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो 8 आ गई, इसको तीसरी मान लें, और x की और y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, जो चौथा कोऑर्डिनेट है, जो फोर्थ पॉइंट जो है उसका क्या पता लगाना है, कोऑर्डिनेट पता लगाना है। ठीक है ना, अरे सॉरी, वो तो पिछले सवाल में पूछा गया था, इससे हमें क्या पूछा गया था, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है ना, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस, तो ये 3 और 4 मानने की ज़रूरत नहीं थी, सॉरी गलत मान लिया। तो हैंस x = 3 क्या आ गया 8 आ गया, और y = 4 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, let d 3, -2, e -3, 1 and f 4, -3 be the midpoints of the side BC, CA and AB respectively of triangle ABC। ठीक है ना, ट्राइंगल कोई ABC है, ठीक है ना,
कोई ट्रायंगल ABC हमारा, और DEF क्या है, मिड पॉइंट है, उसकी जो साइड्स BCC और AB है ट्रायंगल की, ठीक है ना। ABC हमारे ये ट्रायंगल है, और साइड BC का मिड पॉइंट क्या है, D है, BC का मिड पॉइंट, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, उसी ऑर्डर में है, मतलब जो पहला दे रखा है वो पहली वाली साइड का मिड पॉइंट है। तो D किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और E किसका मिड पॉइंट है, CA का मिड पॉइंट है। और F किसका मिड पॉइंट है, F हमारा AB का मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो हमें A, B और C के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, ठीक है। तो D, E और F के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें A, B, C के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। तो देखो D, E और F इनके कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए हैं, और ये किसके मिड पॉइंट है, BC, AC और AB के रेस्पेक्टिवली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमें जो ABC के मिड पॉइंट्स पता लगाने हैं, इनको हम ABC के कोऑर्डिनेट पता लगाने थे, इनको हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x1, y1 मान लेते हैं पहले वाले को, B के x2, y2 मान लेते हैं, ठीक है। और C के क्या मान लेते हैं, x3, y3 मान लेते हैं, ठीक है। ABC के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, तो अभी हमने माने हैं तो इनको हमें लिखना ही पड़ेगा। क्या, तो लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स लिख लो यार, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC B, क्या कोऑर्डिनेट मान लिए, A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3। ये हमने क्या मान लिए, कोऑर्डिनेट्स मान लिए वर्टिसेस ABC के, ट्रायंगल ABC के, ठीक है। x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक है। और फिर से हम इसमें क्या करेंगे, हर साइड में हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो पहले AB साइड लेते हैं, तो AB साइड ले ली हमने, ठीक है। A, B ले ली। A क्या है, x1, y1 है, B क्या है, x2, y2 है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, F, वो क्या है, 4, -3 है। तो लिख देंगे अगेन बाय मिड पॉइंट फार्मूला। क्या हो जाएगा, 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F, क्या हो जाएगा, x1 + x2 / 2, x1 + x2 / 2, x कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो 4 क्या हो जाएगा, x1 + x2 / 2, यानी कि x1 + x2 मेरा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, छोड़ो, x1 + x2 मेरा किसके बराबर आ जाएगा, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, x1 और x2 में एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। आप इसी मिड पॉइंट को क्या, इसके y पे लगा देते हैं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F क्या हो जाएगा, y1 + y2 / 2, यानी कि -3 मेरा कितना हो जाएगा, y1 + y2 / 2, यानी कि y1 + y2 हमारा हो जाएगा -6। इसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला किस पे लगा देंगे, साइड BC पे लगा देंगे। अभी AB पे लगाया, अब साइड BC पे लगा लेंगे, फिर साइड AC पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो आप इस तरीके से मिड पॉइंट फार्मूला साइड BC पे लगाएंगे, तो मैं खाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, लैंग्वेज यही बनेगी, ठीक है ना। बाई मिड पॉइंट फार्मूला ऐसा डायग्राम बना देना, ये लाइन BC अलग से लेके बना देना यहाँ पे, ठीक है ना। लाइन BC अलग से बना ली, जैसे मैंने ये लाइन AB उठा के यहाँ बना ली है, ऐसे ही आप लाइन BC यहाँ बना लेंगे, फिर लाइन CA बना लेंगे, ठीक है ना। लाइन BC बना ली, बाई मिड पॉइंट फार्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अब लिख लेंगे पॉइंट D, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आ जाएगा। तो देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या आ जाएगा, यानी कि 3 हमारा आ जाएगा, x2 + x3, मैं केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो x2/3 / 2, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी x2 + x3 = 6, एक इक्वेशन ये आ जाएगी तीसरी। इसी तरीके से जब y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हमारा क्या हो जाएगा, y2 + y3 / 2, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y2 + y3 = -6, नहीं -2 × 2 = 4, -4।
उसके बाद AC लाइन बनाएंगे, फिर से क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E वो कितना हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, -3 हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस x3 हमारा आ जाएगा -6, और फिर ले लेंगे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा y1 प्लस y3 हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी 6 इक्वेशन इसमें आ जाएंगी। इससे इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 पता लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे पता लगाएंगे। देखो पहली इक्वेशन, देखो पहले x वाली इक्वेशन देख लेते हैं खाली। ठीक है ना। x1 x2 मिलके ये 8 है, x2 x3 मिलके 6 बना रहे हैं, और x1 और x3 मिलके क्या बना रहे हैं, -6 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पाँचवीं वाली से क्या ले लीजिए, x3 को निकाल लीजिए x1 की टर्म में। ठीक है, x3 को निकाल लीजिए x1 की टर्म में, और उस x3 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ये इक्वेशन x1 x2 में बन जाएगी वाली। ठीक है ना। फिर x1 x2 में ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये है, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक इक्वेशन x1 x2 में ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये है, तो उससे हमारी x1 x2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो फ्रॉम 5 से क्या है, x1 प्लस x3 ये हमारा क्या है, -6 है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, x3 की वैल्यू निकाल ली x1 की टर्म में, यानी कि -6 माइनस x1। ठीक है, इस वैल्यू को किस में रख दिया, इसको 3 में रख दिया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x3 इन किस में, 3 में रख दिया, वी गेट क्या मिलेगा हमें, जैसे ही x2 और x3 की वैल्यू क्या, x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, x3 की जगह क्या रख दिया, -6 माइनस x1 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस 6 माइनस x1 इक्वल टू 6, यानी कि x2 माइनस x1, x2 में से x1 गया और -6 को उधर भेज देंगे तो 6 प्लस 6 यानी कि 12। ठीक है, तो ये हमारा x2 माइनस x1 इक्वल टू 12, ये हमारी क्या आ गई, 7वीं इक्वेशन। इसको मैं 7वीं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1। देखो अब देखो x2 माइनस x1 इक्वल टू 12 आ गया, और एक हमारी इक्वेशन क्या थी, देखो एक इक्वेशन ये थी x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, एक ये इक्वेशन थी पहली वाली। ठीक है ना, और ये x2 में, तो हमारे कुल मिला के 2 इक्वेशन आ गई x1 और x2 में। देखो एक इक्वेशन तो यही आ गई x2 माइनस x1 इक्वल टू 12, और एक पहली इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 8। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x1 x2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्व तो करना ही है, तो एक x2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी टर्म में, x1 की टर्म में। तो यहाँ से x2 की वैल्यू मैंने निकाल ली x1 की टर्म में, यानी कि 12 प्लस x1। अब इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने 7 मान लिया। ठीक है, अब इस x2 की वैल्यू को किस में रख दिया उठा के, या 7 मानना भी ज़रूरी नहीं है, सीधा लिख देंगे, इसी तरीके से लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x2 किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x2 इन 1, ये हमने 1 में रख दी। ठीक है ना, तो x2 की वैल्यू क्या है, 12 प्लस x1, इसको किस में रख दिया, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो 12 प्लस x1 क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या रख दी, 12 प्लस x1 इक्वल टू 8, है ना, यही थी ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 थी, इसमें क्या रख दिया, x1 प्लस 12 प्लस x1 इक्वल टू 8। यहाँ से हमारी सॉल्व कर लेंगे तो x1 की वैल्यू निकल जाएगी, x1 प्लस 12 प्लस x1 इक्वल टू 8। यहाँ से आपका जाएगा ये 2x1 हो जाएगा, और 2x1 हमारा हो जाएगा 8 माइनस 12 यानी कि -4, यानी कि x1 मेरा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, x1 यहाँ से -2 आ गया। अब क्या निकालना है, x2 x3 और निकालना है। तो x2 x3 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये x2 की वैल्यू क्या है, 12 प्लस x1, तो हमने इस यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x2 हमारा क्या है, 12 प्लस x1, तो क्या हो जाएगा 12, x1 की वैल्यू क्या रख दी, -2, तो -2 यानी कि 10 निकल के आ गया। अब x1 निकल गया, x2 निकल गया, अब क्या निकालना है, x3 निकालना है। तो x3 क्या है, -6 माइनस x1। अच्छा, इनको भी कुछ मान लेते तो अच्छा ही रहता। ठीक है ना, मान लो इसको 7 मान लिया, और इसको मान लिया क्या, 8 मान लिया। ठीक है, तो अब हम आगे लिख सकते हैं क्या, x2 इक्वल टू
x2 इक्वल टू 12 प्लस x1, तो ये हमने कहाँ से उठाया है, ये हमने उठाया है फ्रॉम 8 उठाया हमने, ठीक है, फ्रॉम 8 उठाया। अब रख देंगे वैल्यू 12 माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। मान लेते तो अच्छा रहता, नहीं माना तो कोई बात नहीं, ऐसे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कर देता हूँ ऐसे ही, जिससे कि सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से अच्छा बन जाए, ठीक है। आपको ऐसे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फेयर कॉपी में कटिंग करने से और गंदा लगता है, ठीक है ना। तो x2 ये हो गया। अब क्या हो गया, अब x3 को पता लगाना है, तो x3 मेरा क्या है फॉर्मूला जो निकाला है मैंने, -6 माइनस x1, और ये कौन सा कहाँ से लेंगे हम, 7 से उठा के लेंगे, तो x3 क्या है -6 माइनस x1, और ये कहाँ से उठाया हमने, फ्रॉम 7, ठीक है। तो -6 और माइनस x1 की वैल्यू क्या आई है, -2, ठीक है, यानी कि -8 आ गया। तो x1 -2 आ गया, x2 10 आ गया, x3 -8 आ गया। इस तरीके से आपकी x1 x2 x3 की वैल्यू निकल आएंगी। इससे एक मिस्टेक हो गई, एक गलती से एक मिस्टेक हो गई है। x1 क्या है, -2 है, तो मैंने -x1 की जगह क्या रख दिया, सीधा -2 रख दिया, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है। -6 माइनस x1 है, तो x1 की जगह -2 रखना था, तो माइनस क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हमारा -4 हो जाएगा। तो x3 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x1 x2 x3 की तो वैल्यू निकल आई। अब बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम तरीके से कि आपको क्या निकालनी है, y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 1 2 3 इक्वेशन हमारी बनी है, एक इक्वेशन y1 y2 में बनी है, एक इक्वेशन y2 y3 में बनी है, और एक इक्वेशन y3 y4 में बनी है, सॉरी y1 y2 y2 y3, एक इक्वेशन y3 y1 में बनी है, y3 और y1 में बनी है, ठीक है। तो y3 वाली की y3 की वैल्यू y1 की टर्म में निकाल के इसमें रख देंगे, तो y1 और y2 में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन पहले से ही है, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशन बनी है ना हमारी, देखो एक तो ये बनी है हमारी, कहाँ गई ये, हाँ दूसरी इक्वेशन ये बनी है हमारी y में, एक ये बनी है और एक ये बनी है। यहाँ से y3 की वैल्यू निकाल लेंगे y1 की टर्म में, तो क्या निकल जाएगी, 2 माइनस y1, इस y1 को उधर भेज देंगे, तो y3 क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2 माइनस y1, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। इसको उठा के किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y2 और y1 में ये इक्वेशन बन जाएगी। जब y3 की वैल्यू इसमें क्या रख दी जाएगी, 2 माइनस y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 रख दी जाएगी, तो ये इक्वेशन किस में बन जाएगी, y2 और y1 में बन जाएगी। और एक हमारे पास y1 और y2 में पहले से इक्वेशन है ही, ठीक है ना। फिर यहाँ से निकाल लेंगे y2 की वैल्यू y1 की टर्म में, जैसे अभी बिल्कुल x की तरह x का किया है बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं, और फिर y2 की वैल्यू y1 में रख के इसमें रख देंगे, तो y1 की वैल्यू निकल जाएगी। फिर दोबारा से y2, फिर दोबारा से y3 की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे अभी मैंने निकाल ली है। तो इस तरीके बिल्कुल इसी तरीके से जब आप y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपकी y1 y2 और y3 की मैं वैल्यू बता देता हूँ आंसर चेक करने के लिए, ठीक है। y1 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, और y2 की आ जाएगी -6 आ जाएगी, और y3 की आ जाएगी 2, ठीक है। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया है। y1 की वैल्यू 0 आ गई, y2 की वैल्यू -6 आ गई, और y3 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर तो आपसे क्या पूछा, पॉइंट्स पूछे हैं, ABC होंगे क्या, ठीक है। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा हैंस। अब पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे, क्या पूछा गया सवाल दोबारा देख लेते हैं एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस A, B एंड C, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स हैंस क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस A, B, C, R क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1 थे x के, तो x1 क्या आया था हमारा -2, तो -2, 0 इस तरीके से लिखने पड़ेंगे आपको कोऑर्डिनेट साथ साथ करके, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 को साथ साथ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और b केवल ऐसे ही छोड़ दिया तो आंसर हो सकता है टीचर कम नंबर दे, ठीक है ना। केवल x1 x2 x3 हो y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल के केवल यहीं पे छोड़ दिया, इस तरीके से लास्ट में लिखना पड़ेगा हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस A, B, C, R। और b के क्या हो गए, b क्या था, x2, y2 माना था, x2 क्या हो गया 10, और y2 क्या हो गया -6, और c क्या था x3, y3, यानी कि x3 क्या है -4, और y3 क्या है 2, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टिसेस A, B और C के, ठीक है। इस तरीके से सवाल हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर AB ऑफ ए सर्किल आर A 4, -1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल आर C 1, -3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट किसके, डायमीटर AB, कोई सर्किल है पहले तो, ठीक है ना, सही से बना देना आप उससे कंपास से, उसका एक डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, जो पॉइंट
डायमीटर क्या होता है, जो एक लाइन सेगमेंट जो हमारी कॉर्ड होती है सर्किल की, ठीक है। अब कॉर्ड क्या होती है, सर्किल में किन्हीं भी दो पॉइंट आप कहीं पे भी ले लें, उनको जो मिलाने वाली पॉइंट होते हैं, सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लें और उनको जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड, CHORD, ठीक है ना, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट आप ले लें, चाहे एक पॉइंट यहाँ ले लें, चाहे एक पॉइंट यहाँ ले लें, चाहे एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट जो होता है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और जो कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं, उसको डायमीटर कहते हैं, उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। जो कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरे उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। कॉर्ड तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर कॉर्ड क्या है, डायमीटर नहीं होती, ठीक है ना। कॉर्ड तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारा सर्किल है। अब हर लाइन कॉर्ड है, यहाँ से भी इस पॉइंट को मिला है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर यहाँ पे है। तो क्या ये सेंटर से गुजर रही है, ये लाइन नहीं गुजर रही ना। मान लो ये AB है, ये कॉर्ड है, AB सेंटर से नहीं गुजर रही है, तो ये डायमीटर नहीं है। लेकिन अगर यही AB हमारी किससे, या फिर ये अगर ये एक और कॉर्ड बना दी जाए, PQ एक कॉर्ड बना दी जाए जो क्या सेंटर से गुजर रही है, तो PQ क्या हो जाएगा, इसको डायमीटर कहेंगे। कॉर्ड तो होगी, साथ में डायमीटर भी होगी, तो इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, और वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर AB, कोई डायमीटर AB है, इसका वन एंड पॉइंट जो है क्या है, 4, मतलब A के डायमीटर हमें दे रखे हैं 4, दे रखे हैं, ठीक है। A के डायमीटर 4, देखें। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट्स किसके, सेंटर के, ठीक है। तो सेंटर को या तो आप C मान लें या O, C दे रखा है इसमें, ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्किल आर C 1, ठीक है। तो C दे रखा है, तो C क्या है, 1, मान नहीं सकते, C दे रखा है पहले से, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के कोऑर्डिनेट आपको पता लगाने, तो B के कोऑर्डिनेट कुछ X, Y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, देखो बहुत आसान सवाल है ये तो। सेंटर C है, ठीक है, कोऑर्डिनेट, अच्छा डायमीटर सेंटर से होकर निकल रहा है, तो ये AC जो होगा ये भी रेडियस होगा इसका, और CB होगा, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर्किल का, ठीक है। इसका मतलब AC जो है वो CB के बराबर होगा, ठीक है ना। वैसे भी जो एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल की, जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर सेंटर से होकर गुजरता है, तो सेंटर जो होता है ये डायमीटर को बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना, 1:1 में बांटता है सेंटर डायमीटर को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो CP ये भी रेडियस है और CQ ये भी रेडियस है। रेडियस क्या होता है, कोई भी सेंटर से लेके सर्किल का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए और उसको सेंटर से मिला दिया जाए, सर्किल पे कोई भी पॉइंट लेके उसको अगर सेंटर से मिला दिया जाए, तो जो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और सर्किल के अंदर सारे रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारे रेडियस। एक सर्किल के अंदर का आप कहीं पे भी कोई भी रेडियस बना लें, या आप सर्किल आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, चाहे ऐसे बना लें चाहे ऐसे बना लें, सर्किल है ना, ये सारे CA, B, C ये सब रेडियस हैं। CA = CB = AB, ये P ले लेते हैं, = CP, CA = CB = CP, ठीक है ना, क्योंकि सब क्या है, रेडियस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब C पॉइंट जो है वो A और B के बिल्कुल बीचों बीच में है। बस आपको मिड पॉइंट फार्मूला इसमें अब यूज़ करना है, आपके क्या आ जाएंगे, B के आंसर आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C वो क्या हो जाएगा, 4 + x / 2, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट बाई मिड पॉइंट फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है ना। चाहो तो ये अलग से बना लो ना, ये जो डायमीटर है AB इसको अलग से बना लेते हैं, ठीक है ना। अलग से बना लिया, AB थोड़ा बड़ा करके बना लिया, बीचों बीच में क्या है, C के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 1, -3, 1, B के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, उनको हमने x, y मान लिया है, और A के कोऑर्डिनेट हैं 4, -1। तो क्योंकि B के कोऑर्डिनेट हमने x, y माने हैं, ठीक है ना, तो हमको दिए गए नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B x, y, हमने क्या मान लिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट B के x, y मान लिए, ठीक है। अब लिखेंगे सिंस क्या है, AB डायमीटर है, AB इज़ ए डायमीटर, और C क्या है, सेंटर, एंड C इज़ सेंटर ऑफ द सर्किल, देयरफॉर C क्या है, A और B के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो C इज़ द मिड पॉइंट, क्या है, C क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AB। C जो है वो मिड पॉइंट किसका है,
ए बी का है, ठीक है ना। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब सी जो कि ए बी का मिड पॉइंट है तो हम लगा लेंगे अपना बाई मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर से वही सब लैंग्वेज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कितना हो जाएगा 4 + x / 2। अब x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू रखते हैं 4 + x / 2। यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ये इधर जाके 2 हो जाएगा, 2 में से 4 गया तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा से लगा देंगे, y कोऑर्डिनेट लिख देंगे। अब इस बार y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C वो क्या हो जाएगा -1 + y / 2, यही तो हो जाएगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो -3 क्या हो जाएगा -1 + y / 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा -1 + y = -6, ठीक है। तो y हमारा क्या हो जाएगा, -1 को उधर भेज दिया तो +1, यानी कि y हमारा क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। सवाल में क्या पूछा था कि b के कोऑर्डिनेट पता लगाओ, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर क्या है -2, -5, ठीक है। यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।